जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में द सिलेक्शन गुरु बिहार दरोगा का जो क्वेश्चन बैंक है इसी का जो है क्लास कंटिन्यू करेंगे। इसमें देखिए फिजिक्स स्टार्ट था। फिजिक्स में जो है ना 2 क्लास करवा चुके थे, उसमें क्वेश्चन नंबर जो है ना 41 तक करवा चुके हैं। 2 क्लास में क्वेश्चन नंबर 41 तक हो चुका है। जितने भी क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया है वो स्टार्टिंग से जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 से 41 तक जो है ना क्लास नंबर 2 तक करवा चुके हैं। मतलब क्लास 1 क्लास 2 में पूरा खत्म करवा चुके हैं क्वेश्चन नंबर 41 तक। आगे जो देखिए एक क्लास नंबर होगा फिजिक्स का, कितना नंबर क्लास होगा तो 3 होगा। तो इसके पहले का क्लास नहीं देखें 2 क्लास फिजिक्स का, सभी लोग ज़रूर देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट में जो है ना सारा क्लास मिल जाएगा। और इसके पहले देखिए इसमें जो है ना द सिलेक्शन ग्रुप क्वेश्चन बैंक में पॉलिटी पूरा खत्म करवा चुके हैं, बायोलॉजी पूरा खत्म करवा चुके हैं। तो आप लोग जो है ना पीछे क्लास ज़रूर देखिएगा, तभी जो है ना आपको अच्छे से क्लास का रिवीजन होगा। और जो लोग एकदम क्लास को नहीं देखें, कोई भी क्लास को नहीं देखें, तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिजिक्स का क्लास नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। और देखिए ये जो है ना बिहार पुलिस उत्पाद अवर निरीक्षक एसआई का मुख्य परीक्षा हुआ था, मेंस का परीक्षा हुआ था। और कब हुआ था? 25/8/2019 का पेपर हुआ था। इसमें जो है ना जितने भी फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है सारा आपको जो है ना आगे का कंटिन्यू क्लास करेंगे। तो उसमें जो है ना आपको अपडेटेड जो भी एग्जाम हुआ है बिहार दरोगा का, आपको सारा क्वेश्चन जो है ना फिजिक्स का आपको मिलते जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था, बताइए क्या होगा। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, हाइजेन दिया। कौन दिया? तो हाइजेन दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत कौन दिया? हाइजेनबर्ग ने दिया था। तो क्वेश्चन सिंपल याद रखिएगा कि प्रकाश का अगर तरंग सिद्धांत पूछेगा तो किसने दिया था? तो हाइजेनबर्ग दिया था। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत यह बताता है कि किसी वस्तु की स्थिति और गति दोनों को ठीक से मापना या गणना करना क्या है? तो असंभव है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत यह बताता है कि किसी वस्तु की स्थिति और गति दोनों को ठीक से मापना या गणना करना क्या है? तो असंभव है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि न्यूटन गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण के नियम के लिए जो है ना जाने जाते हैं। तो न्यूटन जो है ना गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण के नियम के लिए क्या करते हैं? तो जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि आइंस्टीन प्रकाश विद्युत प्रभाव या सापेक्षता का सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। तो आइंस्टीन को जो है ना किससे जानते हैं? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं सापेक्षता के सिद्धांत के लिए किनको जानते हैं? तो आइंस्टीन को जानते हैं। ठीक है, और गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण के नियम के लिए किसको जानते हैं? तो न्यूटन को जानते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि आर्किमिडीज उत्प्लावन के नियम के लिए जाने जाते हैं। आर्किमिडीज जो है ना उत्प्लावन के नियम के लिए जाने जाते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का संवेग, अगर किसी वस्तु है, कोई वस्तु है, उसका संवेग अगर दोगुना कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, बताइए। तो 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 300। कितना होगा? 300% की जो है ना वृद्धि होगी। देखिए आगे कह रहा है यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में जो है ना 300% की क्या होगी? तो वृद्धि होगी। नोट में देखिए दिया हुआ कि डिटेल जानकारी के लिए जो है ना सोल्यूशन वीडियो को देखें, मतलब सर के द्वारा दिया गया है वो लिखा गया। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 44 कह रहा है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, कितना होता है बताइए। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, कितना होता है बताइए, क्या होगा। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 9.46 × 10⁻15 किलोमीटर होता है, सॉरी 15 मीटर होता है। अगर किलोमीटर में बोलेगा तो कितना हो जाएगा? तो 12 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। और एक पारसेक बराबर 3.08 × 10⁻16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, एक पारसेक बराबर। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है खगोलीय दूरी का मात्रा क्या है? तो प्रकाश वर्ष होता है। खगोलीय दूरी का मात्रा क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है। और प्रकाश पारसेक जो है ना प्रकाश वर्ष क्या है? तो मतलब पारसेक बड़ा होता है प्रकाश वर्ष से, और प्रकाश वर्ष बड़ा होता है खगोलीय मात्रक से। आगे कह रहा है 1 मील बराबर कितना? 1.6 किलोमीटर होता है। और एक नाविक मील बराबर कितना होता है? वो 1.852 किलोमीटर होता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 45 कह रहा है कि प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है, बताइए। प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और प्रति चुंबकीय पदार्थ की अपेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 से जो है ना कम होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रति चुंबकीय पदार्थ की अपेक्षिक चुंबकशीलता का मान क्या होता है? तो 1 से जो है ना कम होता है।
और नेक्स्ट कह रहा है कि प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता ताप पर जो है निर्भर नहीं करती है। इस एग्जाम्पल में क्या है, तो बेरियम, ये क्या है Ag, मतलब सिल्वर याद रखिएगा, Ag, Au सोना, और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जिंक, NaCl, Cu क्या है, कॉपर इत्यादि। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबक के सिरों के निकट लाए जाने पर हल्के से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबक के सिरों के निकट लाए जाने पर हल्के से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, Pt, Al, Al, Na, O2 और क्या है, तो Ca है। ठीक है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है। आगे देखिए कह रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता 1 से क्या होता है, अधिक होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होता है, तो 1 से क्या होता है, अधिक होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर है, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक SI जो है ना प्रारंभिक, देखिए यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा हुआ था का हल प्रश्न पत्र है जो 22/12/2019 को पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उसी का देखिए पेपर है। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 46 का रहा है कि लघु परिपथ के समय विद्युत धारा क्या होता है, बताइए। लघु परिपथ के समय विद्युत धारा क्या होता है, बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बहुत ज़्यादा क्या होती है, तो बढ़ जाती है। तो लघु परिपथ के समय विद्युत धारा क्या होती है, तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आगे देखिए कह रहा है कि लघु परिपथन मतलब शॉर्ट जो है ना सर्क्यूटिंग के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह हमेशा क्या होता है, बंद सर्किट में होता है। तो विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह क्या होता है, हमेशा बंद सर्किट में होता है और खुला सर्किट में जो है ना नहीं होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि जब बंद परिपथ में धारा का प्रवाह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो शॉर्ट सर्किट जो है ना लघु परिपथन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि धारा का मान बढ़ने पर वोल्टेज का मान क्या होता है, तो घटता है। अगर धारा का मान बढ़ेगा तो वोल्टेज का मान क्या होगा, तो बिल्कुल क्या होगा, तो घटेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट से बचने या परिपथ को जलने से बचाने के लिए जो है ना फ्यूज का क्या करते हैं, तो प्रयोग किया जाता है। तो शॉर्ट सर्किट से बचने या परिपथ को जलने से बचाने के लिए फ्यूज का जो है ना प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि फ्यूज लेड मतलब शीशा एवं टीन का बना होता है, जिससे ट्री क्या है, तो CT। तो फ्यूज लेड क्या है, तो शीशा एवं टीन का बना होता है। और फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च एवं गलनांक क्या होता है, निम्न होना चाहिए। तो फ्यूज तार का प्रतिरोध जो है उच्च एवं गलनांक क्या होता है, निम्न होना चाहिए। और फ्यूज परिपथ में उच्च धारा के प्रवाह होने पर खुद को जो है ना गला देता है, जिसमें सर्किट टूट जाता है एवं दूसरे वैद्युत उपकरण सुनिश्चित करके जो है ना बच जाते हैं। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है, बताइए किस रूप में जानते हैं, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जो है ना किस रूप में जाना जाता है, बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अपवर्तन के रूप में जो है ना जानते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को अपवर्तन के रूप में जो है ना जाना जाता है। और नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से मुड़ जाने की घटना ही क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से मुड़ जाने की घटना को क्या बोलते हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो ये देखिए पहला है प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम क्या कहता है, कहता आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही समतल में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। मतलब आपतित किरण जो है, अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही समतल में क्या होते हैं, तो स्थित होते हैं। देखिए दूसरा नियम कह रहा है, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम कह रहा है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण मतलब ज्या तथा अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इस नियम को जो है ना स्नेल का नियम भी कहा जाता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए क्या होती है, भिन्न भिन्न होता है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए क्या होता है, तो भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो कम हो जाता है। तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक का मान क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम तथा बैंगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो सिंपल याद रखिएगा कि लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे कम होता है, इसलिए क्या होता है, उसका लाइट जो होता है नहीं बिखरता है। और बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है क्या होता है, सबसे अधिक होता है।
नेक्स्ट कह रहा है कि ताप बढ़ने पर समानता अपवर्तनांक घटता है। तो ताप बढ़ने पर क्या होता है, समानता अपवर्तनांक क्या होता है, तो घटता है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि प्रकाश अपवर्तन के उदाहरण क्या क्या है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण देखिए, पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छत टेढ़ी दिखाई दे पड़ना किस कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन कारण होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छत टेढ़ी दिखाई पड़ती है, क्या कारण है, तो प्रकाश के अपवर्तन कारण क्या होती है, टेढ़ी दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट है कह रहा है कि सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना किस कारण होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। नेक्स्ट है तारे का टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ना किस कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन कारण होता है। नेक्स्ट है पानी से भरी बाल्टी गहराई का कम प्रतीत होना, ऊपर की ओर उठा दिखाई देना किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। नहीं देखिए कह रहा है कि पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना किसके कारण होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन कारण क्या होता है, तो सिक्का जो है ना ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ना प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होती है। ठीक है, ये सारे जो घटना होता है ना प्रकाश के अपवर्तन कारण क्या होती है, घटित होती है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, तो प्रकाश का प्रवर्तन है। प्रकाश के प्रवर्तन से क्या क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में पहला पॉइंट कह रहा है कि प्रकाश का किसी माध्यम में किसी सतह से टकराकर लौट जाने की घटना जो है ना प्रवर्तन कहलाती है। तो प्रकाश का किसी माध्यम में किसी सतह से टकराकर लौट जाने की घटना क्या बोलते हैं, इसको जो है ना प्रवर्तन, घटना प्रवर्तन कहलाती है। नोट में देखिए दिया हुआ है कि प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में पहले जो है ना बताया जा चुका है, मतलब पहले डिस्कशन कर चुके हैं। आगे देखिए। नहीं देखिए कह रहा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में, प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में पहला पॉइंट कह रहा है कि प्रकाश का माध्यम में उपस्थित जलवाष्प या धूल कणों द्वारा विभिन्न रंगों में बिखराव क्या होता है, प्रकीर्णन कहलाता है। तो प्रकाश का माध्यम में उपस्थित जलवाष्प या धूल कणों द्वारा विभिन्न रंगों में बिखराव क्या होता है, प्रकीर्णन कहलाता है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि प्रकीर्णन के कारण समुद्र का रंग आसमान का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तो समुद्र का रंग एवं आसमान का रंग नीला दिखाई पड़ना किसके कारण होता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखिए प्रकाश के विवर्तन के बारे में पहला पॉइंट कह रहा है कि प्रकाश का किसी खास दिशा में अवरोध, प्रकाश का किसी खास दिशा में अवरोध के किनारे से मुड़ना विवर्तन मतलब डिफ्रेक्शन कहलाती है। तो प्रकाश का किसी खास दिशा में अवरोध के किनारे से मुड़ना विवर्तन मतलब डिफ्रेक्शन कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो ध्रुवन है, मतलब पोलराइजेशन। इसके बारे में कहते हैं। देखिए इसके बारे में कह रहा है ना कि ध्रुवन के बारे में, ध्रुवन के बारे में कह रहा है कि अनुप्रस्थ रंगों जैसे प्रकाश का गुण है जो उनके दोलनों की दिशा मतलब ओरिएंटेशन से क्या है, तो संबंधित है। तो यहीं पे कह रहा है कि अनुप्रस्थ रंगों जैसे प्रकाश का गुण जो उनके दोलनों की दिशा मतलब ओरिएंटेशन से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है कि ध्रुव का अर्थ है निश्चित ध्रुवित तरंग में किसी सीमित रूप से ही दोलन होते, जबकि अध्रुवित तरंग में सभी दिशाओं में समान रूप से जो है दोलन होता है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि ध्वनि तरंग के साथ ध्रुवन की घटना नहीं होती है। ध्वनि तरंग के साथ क्या होती है, ध्रुवन की घटना नहीं होती है। और ध्रुवन की घटना हमेशा अनुप्रस्थ रंगों में क्या होती है। तो ध्रुवन की जो घटना होती है किस तरंग में होता है, तो अनुप्रस्थ रंगों में होती है। किस में होती है, अनुप्रस्थ रंगों में होती है। और नेक्स्ट कह रहा है कि ध्रुवन की घटना से प्रकाश एवं ध्वनि तरंग में अंतर जो है ना मालूम किया जा सकता है। तो ध्रुवन की घटना से प्रकाश एवं ध्वनि तरंग में अंतर जो है ना मालूम किया जा सकता है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 48 है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, न्यूनतम होता है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, न्यूनतम होता है, बताइए किसका होता है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, लाल का होता है। किसका होता है, लाल का होता है। तो कह रहा है कि लाल रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, न्यूनतम होता है, जबकि बैंगनी रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, सर्वाधिक होता है। तो सिंपल याद रखिएगा कि लाल रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होगा, तो न्यूनतम होगा, जबकि बैंगनी रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होगा, तो सर्वाधिक होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश का सभी दिशाओं में होने वाला प्रसारण प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि लाल रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम होने के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई पड़ता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के गुण के कारण ही पृथ्वी से आकाश नीला दिखाई देता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि लाल रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम होने के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई पड़ता है और प्रकाश के प्रकीर्णन गुण के कारण ही पृथ्वी से आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग क्या होता है, काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग क्या होता है, तो काला दिखाई देता है। और अंतरिक्ष से आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है क्योंकि वहाँ क्या होता है, प्रकीर्णन नहीं होता है।
चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 49 कह रहा है 1 ओम बराबर 1 वोल्ट डैश रिक्त स्थान की पूर्ति करे। बताइए 1 ओम बराबर 1 वोल्ट प्रति क्या होता है बताइए। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 एम्पियर होता है। क्या होता है 1 एम्पियर। तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट प्रति क्या होता है 1 एम्पियर होता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि ओम के नियम के अनुसार कह रहा है, ओम के नियम के अनुसार कह रहा है किसी बंद परिपथ में सभी भौतिक अवस्थाओं की नियत रखने पर परिपथ में बहने वाली धारा चालक के सिरों पर क्या होता है विभवांतर के समानुपाती होती है। अर्थात जो है ना वी बराबर क्या होता है आई आर आई होता है, या तो आई आर बोल सकते हैं। तो ओम के नियम के अनुसार कह रहा है किसी बंद परिपथ में सभी भौतिक अवस्थाओं को नियत रखने पर परिपथ में बहने वाली धारा चालक के सिरों पर विभवांतर के क्या होती है समानुपाती होती है। अर्थात क्या वी बराबर आई आर बोल सकते हैं। जहाँ आर एक क्या है तो आर एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक बोलेगा तो क्या होता है ओम होता है। और नेक्स्ट कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर क्या निर्भर करता है। क्या है तो चालक का तापमान है, इस पर निर्भर करता है। चालक का तार का लंबाई एवं क्षेत्रफल निर्भर करता है, और चालक तार की प्रकृति पर निर्भर करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे कह रहा है कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत धारा को विद्युत ऊर्जा को मुक्त किस ऊर्जा में जो है ना परिवर्तित करता है। बताइए क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुक्त किस ऊर्जा में जो है ना परिवर्तित करता है। बताइए क्या होगा। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है परिवर्तित करता है। और इस टॉपिक के ऊपर जो है चर्चा किया जा चुका है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट ईयर का PYQ है बिहार पुलिस अवर निरीक्षक SI प्रारंभिक परीक्षा हुआ था, हल प्रश्न पत्र है। इसका एग्जाम हुआ था 22/12/2019 को एग्जाम हुआ था। सेकेंड शिफ्ट का जो है ना पेपर है। जितने भी इस शिफ्ट में जो है ना पेपर में फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है, ये सारा जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि विद्युत विभवांतर की SI इकाई क्या है। बताइए विद्युत विभवांतर की SI इकाई क्या है। बताइए तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है तो वोल्ट है। क्या है तो वोल्ट है। विद्युत विभवांतर की SI इकाई क्या है तो वोल्ट होता है। और इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्सेंड्रो वोल्टा के समान में विभव की इकाई को जो है ना वोल्ट रखा गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्सेंड्रो वोल्टा के सम्मान में विभव की इकाई वोल्ट रखा गया है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वोल्ट मीटर एक यंत्र है जिसके द्वारा विभवांतर की जो है ना माप की जाती है। तो विभवांतर की माप जो है ना किससे करते हैं तो वोल्ट मीटर से करते हैं। और कूलाम के बारे में कह रहा है कूलाम विद्युत आवेश का क्या है मात्रक होता है। और जूल के बारे में कह रहा है जूल कार्य या ऊर्जा का क्या है SI मात्रक है। और नेक्स्ट है एम्पियर, एम्पियर जो है विद्युत धारा की क्या है SI मात्रक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे कह रहा है कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा में गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वो अपने प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। कथन किसका है। बताइए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा में गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपने प्रारंभिक अवस्था में बनी रहती है। कथन किसका कौन सा नियम का बताइए किसका है। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन के गति का क्या है तो प्रथम नियम है। चलिए आगे देखिए पॉइंट नंबर 1 कर रहा है कि न्यूटन की गति का क्या है तो 3 नियम दिया गया था। न्यूटन के गति का 3 नियम दिया था। ये कौन कौन है इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है कि न्यूटन गति के नियमों को अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया 1686-87 में प्रतिपादित किया था। तो न्यूटन गति के नियमों को अपनी पुस्तक कौन सा था न्यूटन का तो प्रिंसिपिया था, 1686 से 87 में प्रतिपादित किया था। और नहीं देखिए कह रहा है कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहता है इसके बारे में जानते हैं। न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्थाओं को बनाए रखना चाहती है। न्यूटन का प्रथम गति नियम कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्थाओं को बनाए रखना चाहती है। यदि वह विराम अवस्था में है तो वह विराम में ही रहना चाहेगा, यदि वह गति में है तो वह गति में ही रहना चाहेगा, और जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल जो है ना लगाया जाए। ठीक है, ये क्या है तो न्यूटन गति का प्रथम नियम कह रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि न्यूटन के प्रथम गति के नियम को क्या बोलते हैं जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। और न्यूटन के प्रथम गति नियम से जो क्या बोलती है बल की परिभाषा मिलता है। नोट में दिया गति एवं जड़त्व के नियम का ऊपर जो है चर्चा किया जा चुका है। चलिए आगे देखिए, इसलिए बोलते हैं जो पीछे का क्लास हो चुका है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। फिजिक्स का 1 और 2 क्लास हो चुका है, तो ये जो है ना तीसरा क्लास फिजिक्स का है, तो दोनों क्लास को पीछे का जो हुआ है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे कह रहा है कि सितारों को टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में जो है ना वायुमंडल से किसके कारण होता है। बताइए क्वेश्चन कह रहा है कि सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से किसके कारण होता है। बताइए तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अपवर्तन कारण होता है। किसके कारण होता है अपवर्तन कारण होता है। तो कह रहा है कि अपवर्तन कारण वायुमंडल में तारों की रोशनी का विचलन तारों का क्या है टिमटिमाना है। नोट में दिया जा चुका है। कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन के ऊपर पहले की चर्चा किया जा चुका है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 54 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। बताइए
क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी, बताइए। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फैराडे किया था। कौन किया था? फैराडे किया था। तो कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने 1831 में की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कब किया था? तो 1831 में जो है ना फैराडे ने किया था। और नेक्स्ट कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके बारे में कह रहा है कि यह घटना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? यह वह घटना है जिसमें चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विद्युत धारा क्या होता है? उत्पन्न होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि इसे चुंबकीय प्रेरण मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जब किसी कुंडली को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में बल लगाकर घुमाया जाता है तो कुंडली के अंदर विद्युत धारा क्या होती है? प्रेरित होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब किसी कुंडली को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में बल लगाकर घुमाया जाता है तो कुंडली के अंदर जो है ना विद्युत धारा क्या होती है? प्रेरित होती है। और नेक्स्ट कह रहा है कि किसी चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल जो है उत्पन्न होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि जब किसी कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है? उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि जब किसी कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर क्या है? ई बराबर जो है एन डी फाई क्या है? प्रति जो है ना डी टी होता है। आगे देखिए कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम को लेंज का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम को क्या बोलते हैं? तो लेंज का नियम कहते हैं। और लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण से क्या है? तो संबंधित है। और लेंज का नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या है? तो संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट कर रहा है कि यह नियत प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करता है और इस नियम के अनुसार प्रेरित धारा की दिशा हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिसे वह जो है ना स्वयं उत्पन्न होती है। कौन सा नियम? लेंज का नियम। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का क्या है? जो पालन करता है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में जो है ना परिवर्तित किया जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हृदय के लिए कृत्रिम पेसमेकर, डायनेमो, ट्रांसफार्मर आदि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जो है ना कार्य करता है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 55 कह रहा है कि इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दाब को जो है ना परिभाषित करता है। तो कह रहा है कि इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल दाब को जो है ना परिभाषित करता है। और दाब का ऐसे मात्रक बोलेगा तो क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि द्रवों का विस्तृत अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के सम्मान में दाब का मात्रक पास्कल रखा गया था। तो यहाँ पे कह रहा है कि द्रवों का विस्तृत अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के सम्मान में दाब का जो है ना मात्रक पास्कल रखा गया था। और दाब एक क्या है? तो दाब जो है ना एक अदिश राशि है। और बल के बारे में बोल रहा है, बल आघूर्ण बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के पारित घुमाने की प्रवृत्ति होती है। तो बल आघूर्ण कह रहा है कि बल आघूर्ण बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परिता जो है ना घुमाने की क्या होती? प्रवृत्ति है। और यह जो है ना एक सदिश राशि है तथा उसका ऐसा ही मात्रक बोलेगा तो न्यूटन मीटर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे कह रहा है कि वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है? बताइए। उसे क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जनरेटर या क्या बोलते हैं? जनित्र कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को किस में करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि विद्युत जनित्र मतलब विद्युत जनरेटर माइकल फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर जो है ना कार्य करता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत जनरेटर मतलब विद्युत जनित्र माइकल फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है? तो कार्य करता है। नेक्स्ट कह रहा है गैल्वेनोमीटर एक विद्युत चुंबकीय उपकरण है। गैल्वेनोमीटर एक विद्युत चुंबकीय उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत धारा की मात्रा को पता लगाने में किया जाता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर का नामकरण एंड्रे मैरी एम्पियर ने किया था। गैल्वेनोमीटर का नामकरण एंड्रे मैरी एम्पियर ने किया था। और विद्युत मोटर एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है जो विद्युत को जो है ना यांत्रिक ऊर्जा में क्या करती है? तो बदलती है। और यह भी विद्युत चुंबकीय प्रभाव का क्या करता है? तो कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? बताइए। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? बताइए। कौन सा जो है ना ऊष्मा की इकाई नहीं है? बताइए कौन नहीं है?
तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। फोन नहीं है लेकिन कैलोरी है, जूल है, BTU है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि फोन जो है ना उसमें की इकाई जो है ना नहीं है। फोन ध्वनि या शोर प्रबलता स्तर की इकाई मतलब मात्रक होता है। तो फोन ध्वनि या शोर की प्रबलता स्तर की इकाई प्रति मात्रक होता है। और कैलोरी ऊर्जा और उष्मा की क्या होता है, मात्रक होता है। और जूल कार्य व उष्मा की क्या है, मात्रक होता है। और BTU उष्मा की परंपरागत क्या है, तो मात्रक होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए PYQ है बिहार पुलिस अवर निरीक्षक SI मुख्य परीक्षा जो मेंस का पेपर हुआ था, जो एग्ज़ाम कब हुआ था, 29/11/2020 को एग्ज़ाम हुआ था। उसी का जो है ना जो भी क्वेश्चन इसमें फिजिक्स का पूछा गया था, इससे सारे देखिए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसका जो है ना मेंस का पेपर है। ठीक है, और कब हुआ था एग्जाम, 29/11/2020 को हुआ था। देखिए क्वेश्चन 58 कह रहा है कि अपविशिक बायस में मतलब P-N संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई क्या होती है, बताइए। कह रहा है अपविशिक बायस में संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई क्या होती है, बताइए। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, घटती है। क्या होती है, घटती है। तो कह रहा है कि अपविशिक बायस में PN संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र में क्या होती है, चौड़ाई घटती है। और पश्चविशिक बायस में डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई जो है ना बढ़ती है। और विशेष जानकारी सोल्यूशन वीडियो में। चलिए आगे देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 59 कह रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह कथन किसका है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह कथन किसका है, बताइए। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का है। तो इसी को कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के जो है ना बराबर होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। और यह कथन फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार E बराबर क्या है, -d फाई वाइट क्या है, d बटा मतलब dt होता है। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल अपने उत्पत्ति के कारणों के क्या है, विपरीत होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि गाउस का नियम कह रहा है वह नियम है जो विद्युत आवेश के वितरण एवं उनके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में संबंध स्थापित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पे कह रहा है यदि R1 व R2 क्रमशः 400 वाट व 200 वाट के दो लैंपों के तंतुओं के प्रतिरोध हैं जो कि समान वोल्टता पर कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, तो क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि R1 व R2 क्रमशः 400 वाट व 200 वाट के दो लैंपों के तंतुओं के प्रतिरोध हैं तो जो कि समान वोल्टता पर कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, तो क्या होगा, बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, R2 बराबर क्या होगा, 2R1 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे देखिए नोट में दिया डिटेल सोल्यूशन के लिए वीडियो देखिए। चलिए आगे देखिए। यहाँ से देखिए नेक्स्ट PYQ है बिहार पुलिस देखिए प्रवर्तन अवर निरीक्षक SI प्रारंभिक परीक्षा हुआ था का हल प्रश्न पत्र है जिसका एग्जाम हुआ था 6/12/2020 को एग्जाम हुआ था। उसी का जो देखिए PYQ है जो फिजिक्स का क्वेश्चन जो पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि मुक्त पतन उदाहरण है किसका, बताइए। मुक्त पतन उदाहरण है किसका, बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक समान त्वरण वाली गति का है। तो मुक्त पतन उदाहरण किसका है, तो एक समान त्वरण वाली गति का है। चलिए आगे देखिए। मुक्त पतन उदाहरण है एक समान त्वरण वाली गति का है। लिफ्ट में पिंड के भार में परिवर्तन इसके बारे में कह रहा है। लिफ्ट में पिंड के भार में परिवर्तन के बारे में कह रहा है। देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित गति से जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा, बढ़ा हुआ जो है ना प्रतीत होता है। तो याद रखिएगा ना कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित गति से जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होता है, बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित गति से जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार जो है ना घटा हुआ प्रतीत होता है। तो सिंपल याद रखिएगा कि जब लिफ्ट ऊपर जाएगा ना तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित गति से जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा, तो घटा हुआ प्रतीत होगा। चला आगे देखिए। आगे कह रहा है कि जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन जो है ना प्रतीत नहीं होता है। और नेक्स्ट कह रहा है यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य होता है। यही जो है ना भारहीनता की क्या है, तो स्थिति है। आगे देखिए कह रहा है यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड की उसकी फर्श से ऊपर उठकर उसकी छत से जो है जा लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे कह रहा है कि समान ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर क्या है, बताइए।
समान ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर क्या है बताइए। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 6.5 डिग्री सेल्सियस है। आगे कह रहा है कि समान ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस होता है और समान ताप पतन दर क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखिए कह रहा है कि पहला पॉइंट कह रहा है कि समान परिस्थितियों में क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस जो है ना तापमान गिरता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि समान परिस्थितियों में क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरता है। आगे देखिए कह रहा है कि जितने ज़्यादा ऊपर चलते चले जाएंगे तापमान जो है ना कम होता जाएगा। और नेक्स्ट कह रहा है कि क्षोभ मंडल में तापमान की समानता पतन दर औसतन 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति जो है ना 1000 मीटर है। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य पतन दर औसतन 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर है। ठीक है। आगे कह रहा है कि पारा जो है ना 39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। पारा जो है -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, जबकि अल्कोहल -114 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है जमता है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सबसे न्यूनतम तापमान ज्ञात करने के लिए हीलियम गैस तापमापी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि सबसे न्यूनतम तापमान ज्ञात करने के लिए हीलियम गैस तापमापी का जो है ना प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चल आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संबंध LCR परिपथ की अनुनाद अवस्था के लिए जो है ना सही नहीं है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संबंध LCR परिपथ की अनुनाद अवस्था के लिए सही नहीं है बताइए, क्या सही नहीं है। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी W बराबर 1/1 प्रति LC होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि LCR परिपथ की अनुनाद अवस्था के लिए LC सही नहीं है। जब किसी परिपथ में प्रेरकत्व मतलब L का एक सिरा धारिता C से तथा धारिता से पुनः प्रतिरोध R को श्रेणीक्रम में जोड़ देते हैं एवं संपूर्ण परिपथ को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार के ORG को LCR परिपथ कहते हैं। आगे कह रहा है कि जब प्रेरकत्व धारिता तथा प्रतिरोध को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है तो इस अवस्था में क्या होता है। देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर VR तथा धारा के बीच कलांतर 0 होगा, अतः दोनों समान कला में होंगे। देखिए दूसरा पॉइंट कह रहा है कि प्रेरकत्व L के सिरों के बीच विभवांतर V तथा धारा से कला में 90 डिग्री आगे होगा। तीसरा देखिए पॉइंट कह रहा है कि धारिता C के सिरों के बीच विभवांतर VC तथा धारा से कला 90 डिग्री पीछे होगा, तो इस प्रकार V और VC के बीच कलांतर जो है 180 डिग्री होगा और यह दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे एवं इनका कुल विभवांतर जो है ना VL बराबर VL माइनस VC होगा, जो कि LCR का एक क्या है परिणामी विभवांतर है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जब किसी परिपथ में प्रेरण परिघात या धारतीय परिघात बराबर होती है तो परिपथ की प्रतिबाधा उसके प्रतिरोध के बराबर हो जाती है, तब इस परिपथ को अनुनादी परिपथ जो है ना मतलब रेसोनेंट सर्किट कहते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 64 कह रहा है कि वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए। वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 बैरोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है, बैरोमीटर कहलाता है। तो कह रहा है कि वायु दाब मापने वाला यंत्र को जो है ना बैरोमीटर कहते हैं। उत्तर में देखिए कह रहा है कि बैरोमीटर के बारे में जो है ना पहले बताया जा चुका है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि एनीमोमीटर से क्या होता है, पृथ्वी तल का पवन वेग मापा जाता है। तो पृथ्वी तल पर पवन वेग को जो है पवन का वेग किससे मापते हैं, तो एनीमोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 65 कह रहा है कि दिए हुए परिपथ में कुल प्रतिरोध क्या होगा बताइए। दिए हुए परिपथ में कुल प्रतिरोध क्या होगा, तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 20 प्रति क्या हो 3 मतलब 20/3 ओम होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए नहीं देखिए यहाँ पे देखिए बिहार पुलिस वन पदाधिकारी का एग्जाम हुआ था 17/10/2021 को एग्जाम हुआ था, उसी का देखिए PYQ है फिजिक्स का। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है, इस तथ्य की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी बताइए। कह रहा है श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है, इस तथ्य की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी बताइए। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी न्यूटन ने किया था। कौन किया था, न्यूटन किया था। तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस तथ्य की खोज न्यूटन ने की थी। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए आगे कह रहा है कि लाल हरा नीला प्राथमिक रंग कहलाता है। लाल हरा नीला प्राथमिक रंग कहलाता है, इसका ट्रिक क्या होता है, लहनी होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि रंगीन टेलीविज़न में प्राथमिक रंग लाल हरा एवं नीला का ही उपयोग किया जाता है और पीला मजेंटा एवं सयान मतलब पीकॉक नीला को द्वितीयक रंग कहते हैं।
नेक्स्ट कह रहा है कि जिन दो रंगों के मेल से श्वेत रंग प्राप्त होता है वह पूरक रंग कहलाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जिन दो रंगों के मेल से श्वेत रंग प्राप्त होता है वह पूरक रंग कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि श्वेत वस्तु सभी प्रकाश के रंग को परावर्तित कर देती है। नेक्स्ट कह रहा है कि काली वस्तु सभी रंग को अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट कह रहा है यदि अंटार्कटिका के बर्फ़ का रंग सफ़ेद से लाल, काला या हरा या कोई और रंग का हो जाए तो बर्फ़ पहले की अपेक्षा ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, तो पिघलेगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि सीवी रमन, इन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज किया था। सीवी रमन क्या किए थे, इन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज किया था। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सीवी रमन नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय एवं क्या है, प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे। यहाँ पे कह रहा है कि सीवी रमन के बारे में कह रहा है सीवी रमन नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय एवं प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में बोल रहा है कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल और अन्य पदार्थों के तन सूक्ष्म कण होते हैं तो इन कणों पर टकराकर प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में क्या होता है, तो फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल और अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इन कणों पर टकराकर प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को जो है ना प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन नीले रंग के अधिकतम, कह रहा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन नीले रंग में अधिकतम और लाल रंग में क्या होता है, तो न्यूनतम होता है। मतलब प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है नीले रंग में क्या होता है, अधिक होता है, लेकिन लाल रंग में क्या होता है, तो कम होता है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही समुद्र एवं आकाश का रंग क्या होता है, नीला होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही समुद्र एवं आकाश का रंग क्या होता है, तो नीला होता है। नेक्स्ट कह रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन ने विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत एवं प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 पे कह रहा है स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंग क्या होता है, बताइए। स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंग क्या होता है, बताइए। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ प्रगामी होता है। क्या होता है, अनुप्रस्थ प्रगामी होता है। तो कह रहा है स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंग क्या होता है, अनुप्रस्थ प्रगामी है। और स्थिर जल में पत्थर गिराने पर उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। आगे देखिए प्रगामी तरंग किसे कहते हैं, मतलब प्रोग्रेसिव वेव किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है किसी माध्यम में एक नियत वेग से आगे की ओर बढ़ने वाली तरंग को प्रगामी तरंग कहते हैं। और प्रगामी तरंग का एक उदाहरण जल की सतह पर उत्पन्न तरंग है, महासागरीय लहरें हैं। चलिए देखिए आप प्रगामी तरंग किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है कि जब किसी बद्ध माध्यम में दो एक जैसे अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंग एक ही चाल से लेकिन विपरीत दिशाओं में चलती है तो उनके अध्यारोपण से उत्पन्न हुई नई तरंग जो माध्यम में स्थिर प्रतीत होती है उसे जो है ना आप प्रगामी तरंग कहते हैं। इसे स्थिर तरंग के रूप में जो है जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पे कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आधा हो जाएगा। क्या होगा, तो आधा हो जाएगा। तो कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक का ताप क्या होता है, आधा हो जाएगा। H बराबर I² RT। जूल के नियम के अनुसार किसी चालक से उत्पन्न ऊष्मा का मान धारा के वर्ग प्रतिरोध तथा समय के क्या होती है, समानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि तापमान की इकाई निम्न में से कौन नहीं है, बताइए। तापमान की इकाई निम्न में से कौन नहीं है, बताइए। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैंडेला नहीं है, लेकिन केल्विन है, फारेनहाइट है, सेल्सियस है। ये सभी क्या है, तापमान की जो है ना इकाई है। आगे कह रहा है कि तापमान की इकाई कैंडेला नहीं है। कैंडेला जो है प्रकाशीय ज्योति तीव्रता की क्या है, मूल इकाई है। और केल्विन, सेल्सियस, फारेनहाइट जो है ना तापमान की इकाई है। और ताप का ऐसे मात्रक बोलेगा तो क्या होता है, केल्विन होता है। क्वेश्चन नंबर 70 पे कह रहा है यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा तो वस्तु क्या होगा, बताइए। कह रहा है यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा तो वस्तु क्या होगा। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पानी में क्या होगा, डूब जाएगा। तो वही कह रहा है कि यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा तो वस्तु पानी में डूब जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है जिस वस्तु का घनत्व भार पानी से अधिक होगा वह पानी में डूब जाएगा, लेकिन जिस वस्तु का घनत्व पानी भार से कम होगा वह पानी में जो है ना तैरने लगेगा। देखिए पॉइंट जो है समझने लायक है। कह रहा है कि जिस वस्तु का घनत्व मतलब जो है ना प्रति भार पानी से अधिक होगा,
जिस वस्तु का घनत्व जो है ना प्रति भार पानी से अधिक होगा वह पानी में डूब जाएगा, लेकिन जिस वस्तु का घनत्व प्रति भार पानी से कम होगा वह पानी में क्या होगा, तो तैरने लगेगा। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि सुई पानी में डूब जाता है क्योंकि सुई का घनत्व पानी से क्या होता है, ज़्यादा होता है। नाव पानी में तैरता है क्योंकि नाव का घनत्व पानी से क्या होता है, कम होता है। अगर प्रश्न आए कि सुई पानी में क्यों तैरता है तो वहाँ उत्तर क्या होगा, पृष्ठ तनाव होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि समतल दर्पण के प्रतिबिंब बनता है कैसे, बताइए। समतल दर्पण के प्रतिबिंब बनता है कैसा, बताइए कैसा बनता है। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सीधा, और क्या बनता है, आभासी बनता है। तो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा एवं वस्तु के क्या होता है, समान आकार का होता है। और समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखा होता है। इसके द्वारा बने प्रतिबिंब का पार्श्व क्या विस्थापन होता है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है और दूसरे सतह को रजतीत मतलब जो है ना पॉलिश कर दिया जाता है, जिस पर सिल्वर, पारा या लेड की परत जो है ना लेप चढ़ा दिया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि समान तौर पर दर्पण के पीछे के सतह पर चांदी का जो है लेप होता है। यहाँ पे कह रहा है कि समान तौर पर दर्पण के पीछे के सतह पर चांदी का जो है ना लेप होता है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि क्योंकि चांदी प्रकाश का क्या है, अच्छा प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि समान तौर पर दर्पण के पीछे के सतह पर चांदी का लेप होता है क्योंकि चांदी प्रकाश का अच्छा क्या होता है, प्रवर्तक माना जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। और समतल दर्पण की क्षमता क्या होती है, शून्य होती है। और नोट में दिया हुआ कि समतल दर्पण के बारे में पहले जानकारी दिया जा चुका है। चलिए आज के लिए क्लास यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में जो है ना बिहार पृष्ठ प्रवर्तन निरीक्षक SI मुख्य परीक्षा जो 29/8/2021 को एग्जाम हुआ था, यहाँ से जो है ना क्वेश्चन नंबर 72 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाकी सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा और जितने लोग क्लास को नए लोग देख रहे हैं सभी लोग क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जो है ना क्लास को हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा और PDF के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी जो बिहार दरोगा का जो होमवर्क सीरीज बैच स्टार्ट है, बैच 3, उसको सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे जो है ना सारा कुछ करवाया जाता है। आप एक बार जुड़ के देखिए, 149 लगेगा, लेकिन आपको जो है ना वहाँ पे 100% मेहनत के साथ जो है ना वहाँ पे सारा कुछ होमवर्क दे करके जो है ना आपको कंप्लीट करवाया जाता है। तो एक बार जरूर ज्वाइन कीजिए, बहुत जो है ना इंपॉर्टेंट होमवर्क सीरीज है। अगर नहीं ज्वाइन किए हैं, अगर जो ज्वाइन किए, अगर आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी ज्वाइन किए उनसे पूछिएगा, आपको पता चल जाए किस प्रकार उसमें मेहनत किया जाता है। आपको जो है ना प्रैक्टिस सेट, हर वो प्रैक्टिस सेट आपको बुक का जो मार्केट में आएगा आपको सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। और साथ में जो है ना आपका होमवर्क भी करवाया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ होमवर्क है, उसमें साथ में प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाता है। और जिनका भी 28 पोस्ट का एग्जाम हुआ है, 28 पोस्ट वाला, तो वो तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आपको घटनाचक्र करवाया जा रहा है। तो आपको जो है ना मेंस में बहुत सारा काम करेगा। ठीक है, तो यही था इन्फॉर्मेशन। जिनको भी ज्वाइन करना है सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। बाकी सारा डिटेल टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है। अगर कुछ डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, 7549392490। इस नंबर पे कॉल करके जो है ना आप बात कर सकते हैं। बाकी सारा जानकारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से। तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो है इसका PDF, बाकी जो बैच के बारे में डिटेल है वो सारा आपको जानकारी वहाँ से मिल जाएगा। और एक टेस्ट ग्रुप होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज के नाम से, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें शाम में 3 बजे टेस्ट होता है बिहार दरोगा का, और शाम में 7 बजे जो है ना 7500 एडिटोरिया का और ये 5000 का दोनों का टेस्ट स्टार्ट होगा। इसलिए सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।